आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लास के अंतर्गत आज हम लोग शुरुआत करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट से, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी में भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भूगोल के नाम से जिसे आप जानते हैं। ज्योग्राफी में जितना भी सिलेबस है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी को सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है, खासकर विद्यार्थियों के बीच में, क्योंकि लैंड फॉर्म कैसे बना, भू आकृतियां कैसे बनी, भू आकृतियों का विकास कैसे हुआ, ये सब पढ़ने में थोड़ा सा जैसे अजनबी जैसा लगता है। पहली बात तो जो जियोमॉर्फोलॉजी के शब्द हैं वही विद्यार्थियों को आत्मसात नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक बार पूरा इंट्रोडक्शन लेकर के आगे बढ़ेंगे। यद्यप ज्योग्राफी पर हमने बेसिक क्लास ले ली है, कोई भी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे ताकि क्लास को डायनेमिक बनाकर रखा जा सके और ज्यादा डीपली गहराई के साथ पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। इसलिए पुरानी क्लासेस को आप रिवाइज करके रखेंगे। अब ये हम नहीं बताएंगे कि ज्योग्राफी का पिता कौन है, ज्योग्राफी की शुरुआत किसने की। केवल अब मेंस के नजरिए से पूरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, पूरे सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाई जाए और अपनी सोच और समझ में कैसे बदलाव लाया जाए, अर्थात मानसिक क्रांति मेंस की समझ को लेकर के कैसे करनी है, यही हमारा मुख्य रूप से फोकस होगा। और बहुत इंजॉय करेंगे आप इस पूरी क्लास को, पूरे सेशन को, और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर चीजें बैठती जाएंगी। और अगर आपने 4-5 बार रिवाइज किया, वैसे तो मैं हर चीज को 10 बार रिवीजन के लिए बोलता हूं, क्योंकि जिसने 10 बार रिवीजन कर दिया उसको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए 10 बार रिवीजन तो अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिख लीजिए कि 10 टाइम्स रिवीजन, 10 बार रिवीजन। लेकिन अगर 4-5 भी रिवीजन कर देंगे तो आप मेंस में बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक चीज सबको ध्यान में रखना है कि एक कॉपी आप बना लीजिए, प्रॉपर कॉपी। और जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप नोट्स को बनाते हैं वैसे ही क्लास के दौरान नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि अब इतना समय आपके पास भी नहीं रहेगा कि आप बार बार जानते नोट्स को बनाएं, क्योंकि ये ऑप्शनल पर एक बार आपका नोट्स तैयार हो गया तो खाली आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और जिस वर्ष एग्जाम देना, मान लीजिए आप 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि 2022 में भी एग्जाम दें। अब तो खैर बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल इधर हो गया और यूपी पीसीएस में भी आप देखिए संभावनाएं मिल जाती हैं, तो कुछ लोग दे सकते हैं। तो 4-5 रिवीजन के बाद ही इतना एक्सपर्टीज आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी, बहुत इजीली आप जानते हैं मेंस को लिख ले जाएंगे। तो इसी नजरिए के साथ पूरा पढ़ना और काम करना है। क्वेश्चन को कैसे सजाना है, आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी पहले कंटेंट को कैसे टेकअप किया जाए, सब्जेक्ट को समराइज कैसे किया जाए, टॉपिक को समराइज कैसे किया जाए, उस पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए, पूरा इंट्रोस्पेक्शन कैसे हो और पूरा थॉट प्रोसेस कैसे विकसित हो और विषय को आप सोच सकें, समझ सकें, महसूस कर सकें, इस स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जनरली मेंस में पॉइंट वाइज भी लिखना होता है और कई बार पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ वाइज लिखना सबसे आदर्श राइटिंग माना जाता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी का भू आकृतिक विकास कैसे हुआ, लैंड फॉर्म, पृथ्वी के लैंड फॉर्म का भू आकृति का विकास कैसे हुआ, समझाइए। तो भू आकृति का विकास कैसे हुआ, तो इसमें कंसेप्ट का पार्ट है, आप उसे बता देंगे, मतलब पैराग्राफ वाइज इसको लिख देंगे। लेकिन मैं कहूं कि पृथ्वी के भू आकृतिक विकास के लिए जिम्मेदार सभी कारकों पर चर्चा कीजिए, तो पॉइंट वाइज लिखना फटाफट जानते आसान रहेगा। तो इस नाते पॉइंट फॉर्म में चीजों को
पॉइंट फॉर्म में चीजों को जानते, आसानी से पढ़ते और जानते समझते हुए चलेंगे। देखिए, जो लोग इसमें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का सिलेबस छोटा है, मैं बीपीएससी के सिलेबस पर भी डिस्कशन करूंगा। देखिए, हर पार्ट जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मेनली जो मेंस में ऑप्शनल का विषय है वो या तो यूपीएससी में है, या तो यूपी पीसीएस में है, या बीपीएससी में है। बाकी अधिकतर राज्यों में तो ऑप्शनल खत्म हो चुका है। तो इस नाते जब पढ़ेंगे आप तो यही आपके सामने आएगा कि भैया यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपी पीसीएस ने तो यूपीएससी जैसा सिलेबस कर लिया है, बीपीएससी का सिलेबस अलग है। माना जा रहा है 4-5 महीने में बीपीएससी का सिलेबस भी यूपीएससी जैसा हो जाएगा। उसके लिए आपने देखा होगा पेपर में निकला भी है और बहुत गंभीर डिस्कशन हो रहा है कि बीपीएससी के सिलेबस को यूपीएससी जैसा अडॉप्ट करना है, तब समस्याएं नहीं रह जाएंगी। और जो बच्चे बिहार के हैं जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करके एसडीएम डिप्टी एसपी बनते हैं और आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो बिहार सरकार भी सोच रही है कि भैया अच्छा हो जाए कि हमारे राज्य का कंट्रीब्यूशन बढ़े। पहले सिविल सेवा में बिहारी लोगों का की भूमिका बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भूमिका घटने लगी 90 के बाद, और 2000 के बाद तो भूमिका बहुत ज्यादा घट गई। फिर बिहार के बच्चे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करने लगे, जिसके नाते लेकिन अब की बार आपने शुभम कुमार के पहली रैंक आने के कारण बिहार के बच्चों में उत्साह आया है, अपनी क्षमता के बारे में भी आभास हुआ है, आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। इस नाते बिहार के बच्चे भी अब आईएएस की तैयारी में बहुत तेजी से जानते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या आ रही कि बीपीएससी का सिलेबस अलग है, यूपीएससी का सिलेबस अलग है, उसमें बहुत सामान्य समझ की जरूरत है, इसमें विशेष समझ, और इस नाते वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूपी के बच्चे एक साथ दोनों तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस नाते वहां पर भी जो है बदलाव करने की आवश्यकता है, और इस नाते लग रहा है कि आगे चल करके बीपीएससी का जो पूरा सिलेबस होगा ये मान करके चलिए 5-6 महीने में बदल जाएगा। मतलब बीपीएससी में यूपीएससी जैसा ही सिलेबस रहेगा। तब तो आप 5 महीने के बाद आप 5 क्या, बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 ही 3 महीने में जानते हैं सिलेबस बदलने वाला। बहुत क्या, मतलब मेरे भी जो अपने सूत्र हैं और जो लोग हैं, कई लोगों का ये कहना है कि यही जो दूसरा एग्जाम होगा कैंसिल होने के बाद वो यूपीएससी के पैटर्न पर होगा। अब आप सोचिए, अगर यूपीएससी के पैटर्न पर होगा तो वो सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यूपीएससी को मॉडल बना करके तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, बीपीएससी का सिलेबस छोटा है तो जहां कहीं एक आध लाइन का डिफरेंस है, मैं सब चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब जरा ध्यान से समझेंगे पूरी बात को। पहले 2-3 छोटी बातें देखिए। ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी का, देखिए यूपीएससी का सिलेबस है, ये यूपीएससी का सिलेबस है, ये यूपीएससी का सिलेबस है। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, लिखा है फैक्टर कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। फैक्टर माने कारक, कंट्रोलिंग माने नियंत्रण करने वाले, लैंड फॉर्म मतलब भू आकृति, और डेवलपमेंट माने विकास। भू आकृति के विकास को नियंत्रित करने वाले कारक। और फिर क्या लिखा है देखिए, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स फोर्सेस, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतरजात और बहिर्जात बल। फिर लिखा है वर्जिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उत्पत्ति और उद्भव किसका, अर्थ क्रस्ट का, भूपर्पटी का उत्पत्ति और उद्भव। और देखेंगे बीपीएससी में ये वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट भी है। क्वेश्चन जो आया हुआ है उससे पता चलता है। बीपीएससी में देखिए सिलेबस ऐसे लिखा हुआ है, बीपीएससी का सिलेबस ऐसे लिखा हुआ है, और यहां देखिए लिखा है वर्जिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब दूसरे लाइन से शुरुआत है। फिर अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर वल्केनो लिखा है, अर्थक्वेक नहीं लिखा है, सुनामी नहीं लिखा है, फिर साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस। सोचिए इसमें जियोमॉर्फोलॉजी केवल इतना छोटा है, ये बीपीएससी में जियोमॉर्फोलॉजी केवल इतना है, 4 लाइन में दिया गया। लेकिन आप यूपीएससी में देखिए और हिंदी में देखिए, ये बीपीएससी का सिलेबस हिंदी में है, कितना छोटा सा है। देखिए पृथ्वी की
प्रॉपर्टी की उत्पत्ति, मतलब भू प्रॉपर्टी की उत्पत्ति और विकास, और पृथ्वी की गति, और प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, ये पढ़ाना हो तो 4-5 दिन काफी, मतलब 10 घंटे की क्लास काफी है इस पर। लेकिन हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, बहुत विस्तार से, ताकि केवल यही नहीं, क्योंकि हमारा देखिए मॉडल हमारा है यूपीएससी, हम यूपीएससी को फोकस करके पढ़ाएंगे, और यूपीएससी को फोकस करके जब पढ़ेंगे तो आप बीपीएससी को आसानी, इसलिए ध्यान रखें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बीपीएससी का सिलेबस आपको दिखाता हुआ चलूंगा, और क्वेश्चन भी यूपीएससी का, हमारे पढ़ाने का पूरा मॉडल और स्टैंडर्ड यूपीएससी का होगा। बीपीएससी का सिलेबस भी दिखाता हुआ चलूंगा कि आपका देखिए ये सिलेबस हो गया। हाँ, लेकिन जानते हैं चूंकि बीपीएससी की तुलना में यूपीएससी का सिलेबस 2 गुना है, कम से कम 2 से गुना, और कहीं कहीं 2.5 गुना है, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये ज्यादा पढ़ना आपके लिए अच्छी बात है, कोई इसके लिए अलग से फीस नहीं ली जा रही है, कोई अलग से, जानते हैं, और दूसरे 2-4 महीने में आपका भी सिलेबस बदलेगा। और बाई चांस 67th में नहीं बदल पाया, 68th बीपीएससी अब लग रहा है यूपीएससी के मॉडल पर ही होगा। तो ऐसे में आप तैयार रहेंगे तो आपके लिए अवसर आसानी से आ जाएगा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे कैल्विन कूलिज, बहुत सफल व्यक्ति थे, शुरुआती बहुत 25-26 वर्ष की उम्र में मेयर बन गए थे, और बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर जानते हैं कई वर्षों तक सांसद, और फिर उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो उनसे एक लोगों ने पूछा, भैया इतना सफल कैसे आप हो गए? उन्होंने कहा, देखिए जब कोई अवसर आता था मैं लाभ उठा लेता था। तो लोगों ने कहा, कैसे पता चलता था आपको कि अवसर आ गया? उन्होंने कहा, मैं तैयार रहता था, मैं तैयारी करके रहता था। तो वास्तव में अवसर का लाभ वही उठा पाता है जो तैयारी करके रहता है। अब बीपीएससी का सिलेबस बदलने वाला है, और जो लोग खाली बीपीएससी की ढंग से तैयारी कर रहे हैं वो सब आउट हो जाएंगे, और इन कौन कर जाएगा? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यूपीएससी के ढंग से। तो अवसर का लाभ वही उठा पाता भैया जो तैयार रहता है। इसलिए तैयार रहने की आदत डालिए। और एक चीज और ध्यान रखें, जब एक लेवल पर आप काम कर लेते हैं तो निचले लेवल पर आसानी से आप और दबंग लगते हैं, लगता है दबंग स्टूडेंट है। दबंग कब होते हैं आप? जैसे हम लोग 17-18 सालों से यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी स्टेट में पढ़ाने जाते हैं तो वहां दबंग टीचर जैसा दिखते हैं। रीजन है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है, इतने वर्षों तक चीजों को पढ़ाया है, हर विषय के बारे में इंट्रोस्पेक्शन है, अंतर्भूत है, इंट्यूशन है बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो खाली लैंग्वेज लिख करके, छोटा मोटा पार्ट करके तमाम स्टेट एग्जाम में चीजें आ जाती हैं, और वहां के टीचर कई बार उस ढंग से उसे नहीं पढ़ा पाते हैं, और इस नाते जानते हैं वहां पे सीधे डिफरेंस दिखने लगता है। तो इस नाते मेरा आग्रह रहेगा इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। देखिए ये यूपीएससी का सिलेबस है, अभी तो मैं जस्ट आपको दिखा करके, बाकी मैं हाथ से सिलेबस लिखता हूं। जितना मैं पढ़ाऊंगा पहले सिलेबस लिखूंगा अंग्रेजी और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में, फिर उसको पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिखे कि चीजें कवर हो रही हैं। और प्लस खाली दिखाना ही नहीं है, चीजों को वास्तव में सिस्टम में ला करके आपको उस पर पकड़ करवानी है, उस पर आपकी एक ग्रिप बनवानी है, सोच और समझ के स्तर पर बदलाव लाना है, और इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको लगी हाँ कि चीजें मेरी कवर हो रही हैं और चीजें समझ में आ रही हैं, और एक ऐसी पकड़ हो रही है जिससे हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक डाइजेस्टेड नॉलेज नहीं होगा तब तक चीजें महसूस नहीं हो पाए, और जब तक महसूस नहीं होंगी सेंटेंस बनेगा नहीं। कितने सेंटेंस आप याद करेंगे? आप रेडीमेड आंसर लिख ही नहीं सकते, आपको टेलर मेड आंसर लिखना होगा। जैसे टेलर हर कपड़े को अलग ढंग से सिलता है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को अलग ढंग से लिखना है, और इसके लिए आपको अलग ढंग से महसूस भी करना है। तो देखिए ये यूपीएससी का सिलेबस दिया गया है, लेकिन एक बार मैं पूरे ज्योग्राफी को लेकर के एक डिस्कशन जानते हैं आपका कर लूं, ताकि आप उस जो है डिस्कशन से पहले रूबरू हो जाइए और आसानी से उसको समझने लगी। तो इस नाते पहले उस पर विचार होगा। तो पहले ज्योग्राफी को जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए। ज्योग्राफी, जिसको आप हिंदी में भूगोल कहते हैं। देखिए ज्योग्राफी या जियोग्राफी
इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी किया जाता है, जियोग्राफी। अब देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द है इसमें। एक शब्द है भैया जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, माने पृथ्वी। जियो मीन्स होता अर्थ या पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। ग्राफी मतलब होता है वर्णन, और जियो मीन्स होता अर्थ है। अर्थात एक साथ अगर बोला जाए तो अर्थ डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी के वर्णन का विषय है। अर्थात ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। अगर एक साथ में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ज्योग्राफी इज इक्विवेलेंट टू अर्थ डिस्क्रिप्शन। ये सब मैं आपको बता चुका हूं शुरू में, लेकिन एक बार शुरू चूंकि मेंस वाले पार्ट का हो रहा है तो सिस्टम में जानने के लिए, पृथ्वी का वर्णन अर्थात ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, उसी को भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। मैं लिखता भी चलूंगा, ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहा जाता है। जिसमें पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहा जाता है। अब देखिए मुख्यतः इसके सेंटर में पृथ्वी है, और हिंदी में भी आप देखिए तो भू और गोल शब्द है। भू माने क्या होता, पृथ्वी ही होती है। तो पृथ्वी के वर्णन का विषय मतलब ज्योग्राफी अगर मैं लिखूं तो आपसे अगर इंटरव्यू वगैरह में कभी पूछे कि भैया क्या है इसका मतलब, तो आप कहेंगे पृथ्वी के वर्णन का विषय। पृथ्वी के वर्णन का विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। अब जरा ध्यान दें, पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, अब थोड़ा ऐसे आप बना लीजिएगा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब इसी के वर्णन का विषय भूगोल है। लेकिन आप जानते हैं पृथ्वी का दो तरीके का भाग है। एक वह भाग जिसे प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है। तमाम समुद्रों में आप जाइए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, जहां मनुष्य की अभी गहराई में पहुंच तक नहीं हुई है। तमाम जानते पर्वतों घाटियों में भी मनुष्यों की अभी पहुंच नहीं हो पाई है। तो पृथ्वी का वह भाग जिसे प्रकृति ने बनाया है, और पृथ्वी का वह भाग जिसे मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने शहर बसाया है, मनुष्य ने गांव बनाया है, मनुष्य ने खेती बाड़ी किया है, मनुष्य ने उद्योग किया है, आर्थिक गतिविधियां की हैं, संसाधनों को बनाया है, बढ़ाया है, परिवहन साधनों का विकास किया है। तो अर्थात पृथ्वी का दो भाग हो जाता। पृथ्वी का एक भाग जो मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, और पृथ्वी का एक भाग मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी में दो प्रकार का भाग हो गया। अब एक ऐसा भाग जो मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, पृथ्वी का वह भाग, ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी का वह भाग जो मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है। मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, जो मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, इसी को कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। इसी को भैया कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। इसी को कहा जाता है भौतिक भूगोल। पूरा 5 पार्ट जानते हैं, इसी से रिलेटेड है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है, और दूसरा पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है।
पृथ्वी का वह भाग जो मानव हस्तक्षेप से विकसित हुआ है। अब 5 पार्ट जानते हैं, इसका है सिलेबस में, विकसित हुआ है। इसी को कहा जाता है भैया ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी को कहा जाता है मानव भूगोल। इसी को कहा जाता है मानव भूगोल। तो पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है वो भौतिक भूगोल है, और जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है वो मानव भूगोल है। अब देखिए कौन सा भाग मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है। देखिए जो भाग मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है उसी को कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। उसी को कहा जाता है भौतिक भूगोल। उसी को कहा जाता है भैया भौतिक भूगोल। अब देखिए क्या क्या मानव के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ है। अब आपके सिलेबस में ये 5 पार्ट में ऐसे रखा गया है, बड़ा खूबसूरत है ये। जैसे तमाम भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, महाद्वीप है, महासागर है, ये मानव ने थोड़ी बनाया है। महासागर मनुष्य ने नहीं बनाया, ये तो प्रकृति अपने आप बना हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे महासागर है, महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झील है, झरने हैं, जलप्रपात है, कटक है, महाद्वीपी मग्न तट है, या वायुमंडल है, वायुमंडल में होने वाली घटनाएं हैं। ये सब मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना विकसित हुआ, अर्थात इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं है। और इसमें आप देखेंगे इसमें इतना पार्ट आता है। नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए भू, अभी पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, या भूगोल भी कह सकते हैं। देखिए ये सब विज्ञान जैसा पाठ है, इसे भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भूगोल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान अर्थ रखते हैं। भूगोल यहां इस मामले में यहां विज्ञान है। ये देखिए क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जैसा यूपीएससी के सिलेबस में लिखा, पहले मैं वैसा लिख देता हूं। जैसे जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान। चौथा बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, इसको जैव भूगोल लिखा गया अनुवाद में आपके सिलेबस में जैसा दिया, ये यूपीएससी के सिलेबस में। बाकी बीपीएससी का कैसे अलग अभी मैं उसको दिखा दूंगा। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बड़ा खूबसूरत लगेगा आपको पढ़ने पे। पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, ये आपके सिलेबस में जानते हैं, ये यूपीएससी के सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस में ये पार्ट फर्स्ट पेपर में है जो सीधे दिया गया है। ये फर्स्ट पार्ट सीधे दिया गया है। अब बीपीएससी में देखेंगे तो इसी बायोज्योग्राफी के स्थान पे लिखा गया है। अगर बीपीएससी में देखें तो इसको ऐसे लिखा गया, ऐसे सीधे बायोज्योग्राफी ना लिख करके यहां लिखा गया है भैया, क्या लिखा हुआ, सॉइल एंड वेजिटेशन। यहां लिखा हुआ है सॉइल एंड वेजिटेशन, उसका भी वही मतलब है। ये बायोज्योग्राफी में यही दोनों पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां ऐसे बीपीएससी में लिखा हुआ वेजिटेशन, मतलब मृदा और वनस्पतियां, मृदाएं एवं वनस्पतियां। ये बीपीएससी ऐसे लिखता है, लेकिन मृदाएं एवं वनस्पतियां, और ये इसको जो है बीपीएससी ने अलग नाम से लिखा है। कैसे लिखा है देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, लास्ट वाला एकदम ऊपर लिख रहे हैं। यहां बीपीएससी ने लिखा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र लिखा है, इकोसिस्टम। बाकी बीपीएससी ने पहले 3 वर्ड तो यही लिए हैं,
इकोसिस्टम, जिसको अनुवाद हिंदी में दिया है पारिस्थितिक तंत्र। मेरे पास दोनों सिलेबस है, आपके पास भी होगा, मुझे तो याद ही है लेकिन फिर भी सब चीज साथ रखा भी जाता है। देखिए पारिस्थितिक, ये बीपीएससी ने ये दो वर्ड ऐसे बदल दिया, अर्थात बीपीएससी के सिलेबस में ये दो वर्ड ऐसे चेंज हो गए और यूपीएससी ने ऐसे पांचों लिया हुआ है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 500 नंबर का ज्योग्राफी ऑप्शनल है और लगभग 125-30 नंबर का यहीं से सवाल आता है। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में से यहीं से है, अर्थात इस पार्ट को पढ़ने का मतलब 1/3 भूगोल आपका तैयार हो गया। 1/3 ज्योग्राफी माना जाता है इसको, 1/3 ज्योग्राफी है, इसको कोई हल्के में नहीं लीजिएगा। यहां तक सब लोग सहमत हैं? देखिए बहुत धीरे मैं चलूंगा ताकि शुरुआती क्लासेस में आपकी सोच और समझ जानते बेहतर हो जाए, तो फिर पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो ये 5 पार्ट है। सब लोग यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है, पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है, उसे क्या बोला जाता है भैया? उसे ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है। पृथ्वी का वह भाग, बीच बीच में आप रिस्पॉन्स करते हुए भी चलेंगे, यस नो करते हुए, ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखिए दूसरा पार्ट, जो जो वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है। अब दूसरा देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको मानव भूगोल कहा जाता है, मानव भूगोल। अब पृथ्वी का वह भाग है जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है। मानव ने हस्तक्षेप क्या किया, ध्यान से सुनेंगे पहले, फिर इसमें क्या चैप्टर यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है मेजर नाम से, और फिर माइनर उसके अंदर क्या क्या है उसको भी लिखेंगे। देखिए एक चीज मैं चाहूंगा, हर विद्यार्थी को सिलेबस याद होना चाहिए। एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में, अब मैं नाम ही लेके बोल देता हूं, प्रोफेसर अरुणाचलम, उन्होंने, बहुत पहले की बात है, उन्होंने एक स्टूडेंट से कहा, पब्लिक एड उसका ऑप्शनल था, कहा कि सिलेबस सुनाइए। स्टूडेंट दंग रह गया, कहा सिलेबस सर? कहा अरे भाई मैं कोई कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं, जिस सिलेबस को पढ़ करके आपने मेंस पास किया, इंटरव्यू तक आ गए और मेरे सामने बैठे हुए हैं, उसी को तो मैं पूछ रहा हूं, कोई अजनबी बात तो पूछ नहीं रहा हूं। अगर इतने दिनों तक रह करके सिलेबस आपको याद नहीं है तो सेलेक्ट हो जाने के बाद क्या गारंटी है कि भारत के संविधान के मूल और आदर्श आपको याद रहेंगे और जनता के प्रति, समाज के प्रति अपनी भूमिकाएं आपको याद रहेंगी? जिस सिलेबस को पढ़ करके आपको सिलेबस नहीं याद हुआ तो इस बात की क्या गारंटी? इसका मतलब आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने उस बहुत सारा उसके माध्यम से क्वेश्चन किया, तर्क किया, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप सब लोग, जैसे राष्ट्रज्ञान याद रहता है ऐसे सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। मैं कहूं ज्योग्राफी ऑप्शनल, जियोमॉर्फोलॉजी, आप लगे सुनाने, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आपको याद हो। फिर मैंने कहा कि क्लाइमेटोलॉजी, आपने कहा जी सर यूपीएससी में फला फला, बीपीएससी में फला फला। फिर मैंने कहा ओशनोग्राफी, फटाफट आप सुनाने लगे। ये भी देखिए, ऐसा तो कहीं सिलेबस आपसे हो सकता पूछा भी ना जाए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, हर चीज जानते हैं इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि हर चीज का मूल्य ही है, कई चीज अपने कॉन्फिडेंस के विकास के लिए। और एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपका दायित्व भी है कि आपको, जानते हैं, ऐसी चीज याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये गौरवपूर्ण लगता है। जैसे मैं कहूं कि सिलेबस यूपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट या बीपीएससी
पेपर फर्स्ट मेंस का सिलेबस सुनाइए। कम से कम जो बीपीएससी ने लिख के दिया है वो तो सुना दीजिए। कॉन्फिडेंस का विकास होता है और लगता है कि जो विद्यार्थी है वो बहुत संवेदनशील है और बहुत भावना से जुड़ा हुआ है, एग्जाम को महसूस करता है, और जो जितना महसूस करेगा उसके शब्द उतने ही बेहतरीन होंगे, बेहतर होंगे। अब देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ, पृथ्वी का वह भाग जो मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है। अब देखिए, क्या मानव के हस्तक्षेप से विकसित हुआ है, जरा ध्यान देंगे। शुरू में मनुष्य की संख्या कम थी। अगर पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, आदि मानव, उनकी संख्या कम थी। वो इधर उधर रहते थे, गुफाओं में रह लेते थे, कंदराओं में रह लेते थे, पेड़ों के नीचे रह लेते थे। लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ी तो धीरे धीरे वो भी सब समूह में रहने लगे। बाद में गांव बनाया, शहर बनाया। इस तरीके से सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यताओं के विकास के क्रम में ही उन्होंने पृथ्वी के ऊपर भी प्रभाव डाला। अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे मनुष्य ने शुरू में खेती करना शुरू किया, मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, कृषि माने खेती बाड़ी करना शुरू किया, और जब खेती करना शुरू किया तो गांव बसाया, और बाद में मनुष्य ने उद्योग करना सीखा तो शहर बनाया। उद्योग के लिए शहर, उद्योग क्या होता? कोई चीज लार्ज स्केल पर उत्पादन को उद्योग कहा जाता है, बड़े स्तर पर उत्पादन को उद्योग कहा जाता है। तो मनुष्य ने जब खेती करना सीखा तो गांव बनाया, और उद्योग करना सीखा तो शहर बनाया, और बाद में गांव और शहर के नाते परिवहन और संचार का विकास हुआ। भैया, गांव और शहर होगा तो गांव से शहर तक जाने के लिए रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, रेलवे का विकास होना चाहिए, आगे चल करके हवाई जहाज का, बहुत सारी चीजें, मतलब परिवहन और संचार का। और परिवहन संचार से क्या हुआ? वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ। और वाणिज्य और व्यापार से क्या हुआ? पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरी दुनिया एक सिंगल विलेज में बदल गई। तो यहां से वैश्वीकरण हुआ, नववैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण, नववैश्वीकरण, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। अब देखिए, अब मान लीजिए मनुष्य ने, ध्यान से सुनेंगे, अगर मनुष्य ने खेती करना सीखा तो यहां भी ज्योग्राफी का विकास है, क्योंकि खेती से पृथ्वी पे आप प्रभाव डालेंगे। तो यहां इसको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कहा जाता है, इसको कृषि भूगोल कहा जाता है, इसका भी पार्ट है आपकी। अच्छा, उद्योग करना सीखा तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, उद्योग करना सीखा तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, गांव बनाया तो रूरल ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, और ये अर्बन ज्योग्राफी। लेकिन दोनों मिला के बस्ती बसाना पड़ेगा, अर्थात कैसे अधिवास होगा, सब पढ़ाया जाता है। ये जो है अर्बन ज्योग्राफी, ये सब इस तरीके, यही सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर इस तरीके से यही सारे पार्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट बन जाते हैं। अब देखिए, यूपीएससी ने क्या सिलेबस में दिया है और बीपीएससी ने क्या सिलेबस में दिया है। तो भैया, यूपीएससी का क्या सिलेबस है और बीपीएससी का क्या सिलेबस है। अब देखिए, यूपीएससी ने क्या लिखा है ह्यूमन ज्योग्राफी में, मैं नोट कर देता हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत मजा आएगा आपको, पूरी चीजों को सुनते चलिए, बहुत सिस्टमैटिक पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, अब यूपीएससी ने क्या क्या लिखा हो। यूपीएससी ने, देखिए, 5 पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5, और बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी 5 पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का है, और बीपीएससी में भी 5 पार्ट। यूपीएससी ने क्या लिखा है भैया? यूपीएससी ने पहला तो लिखा है प्रोस्पेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी।
जो तमाम मॉडल वगैरह हैं, है कि नहीं। हिंदी माध्यम में अगर आप देखें तो इसको बोला जाता है कि भूगोल में संदर्श। अभी पहले इंग्लिश में ही लिख देते हैं, प्रोस्पेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर लिखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पहले मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं। फिर लिखा है भैया पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड, ये तो मानो ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट्स। और फिर है रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। और फिर लास्ट है मॉडल थ्योरीज, मॉडल थ्योरीज एंड लॉज, मॉडल थ्योरीज एंड लॉ, शार्ट में लिख देते हैं। देखिए ये यूपीएससी में दिया गया है, ये यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है। अब देखिए बीपीएससी ने कैसे इसमें बदला है, ध्यान से सुनेंगे। अब इसलिए ये यूपीएससी का है, इस साइड में बीपीएससी करके लिखता हूं, आप देख लीजिएगा क्या क्या बराबर है क्या नहीं बराबर। बीपीएससी ने पहला लिखा है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, वही सेम चीज है लेकिन हेडिंग अलग है। डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, भौतिक चिंतन का विकास। ये बीपीएससी ने ये पहला टॉपिक इसमें दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी का। दूसरा दिया है सीधे ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से। अब इसके अंदर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले मेजर आपको दिखा देते हैं। तीसरा सेटलमेंट एंड ज्योग्राफी, ये यही है, सेटलमेंट। और फिर क्या लिखा है, सेटलमेंट्स ज्योग्राफी लिखा है, बस्ती भूगोल। वो यही सेम बात है, चाहे आप ऐसा लिखिए पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, चाहे आप ये लिखिए, सेम बात। और चौथा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और पांचवा लिखा हुआ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसमें देखिए ये वाला टॉपिक तो इससे मिलता जुलता है, मतलब यही है लगभग। और ये वाला पार्ट भी जानते हैं, ये इसमें आ जाता है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये वाला पार्ट ये है, और ये पॉपुलेशन सेटलमेंट ये वाला पार्ट ये है। और इसमें जो पॉलिटिकल वगैरह वाला है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ पे रीजनल है, तो रीजनल वाले में पॉलिटिकल वाला पार्ट है। अर्थात ये खाली शब्द में आपको अलग लग रहा है, लेकिन कमोबेश ये सिलेबस एक ही है। जब अंदर से आप पढ़ेंगे तो सिलेबस जानते एक जैसा ही दिखेगा। हाँ भी लिख देते, हिंदी में भी लिख देते हैं। अरे भाई अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी जस्ट समझा रहे हैं। सारा हिंदी में भी लिखेंगे, अंग्रेजी में भी लिखेंगे, आप चिंता मत करें। मेरे पास सारा पुलिंदा हिंदी इंग्लिश सब है, और मुझे याद भी है, लेकिन मैंने साथ में हूबहू क्या लिखा जाए शब्द वो भी लिया हुआ है, ताकि कोई भी आपको अंतर ही ना दिखे। अब देखिए, अब चूंकि जगह कम थी इस नाते लिखा नहीं, पहले तो ऐसे लिख लीजिए। अभी लिख देते हैं, दोनों में लिख देते हैं। अब देखिए मैं इसको यहां इसकी हिंदी लिख देता हूं, बीपीएससी आगे लिख देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि दोनों लैंग्वेज में नहीं है। देखिए यहां पे लिखा है मानव भूगोल में संदर्श, मानव भूगोल में संदर्श, वही मॉडल को ऐसे लिखता है, इतना शुद्ध हिंदी। और ये आर्थिक भूगोल, ये जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, ये यूपीएससी वाला पहले लिख रहे हैं। और फिर प्रादेशिक आयोजन,
ये एकदम जो सिलेबस में नोटिफिकेशन में है वही वर्ड मैं लिख रहा हूं। और ये मॉडल, सिद्धांत और नियम है। तो ये मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। वैसे तो मानव भूगोल में है कि मॉडल, थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन आप ऐसे लिख, आप फिर बीपीएससी का लिख देते हैं। फिफ्थ का दोबारा लिख देते हैं, चिंता मत करिए। फिफ्थ का मैं दोबारा लिख देता हूं। देखिए, पांचवा है मॉडल, थ्योरीज, मॉडल, थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, ये पांचवा पार्ट है। अब बीपीएससी का अलग नोट कर लीजिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या लिखा हुआ है। अब बीपीएससी ने ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या लिखा हुआ है उसको अलग नोट कर लीजिए। बीपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी, यहीं से लिखेंगे ताकि दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, जिसको आप कहते हैं भौतिक चिंतन का विकास, सॉरी भौतिक करें, भौगोलिक चिंतन का विकास, भौगोलिक भौगोलिक चिंतन का विकास। फिर दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। फिर तीसरा सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनैतिक भूगोल। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और फिर पांचवा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल। ये बीपीएससी ने ह्यूमन ज्योग्राफी में 5 पार्ट दिया है।
नहीं, एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि बार बीच बीच में चर्चा नहीं होगी, इसलिए शुरुआत में भले एक टाइम लग जाए, आधे घंटे इसमें टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पहले आश्वस्त होना जरूरी है। आश्वस्त होने के बाद पढ़ना तो बहुत आसान काम होता है। पहले आश्वस्त हो जाना, मेंटली प्रिपेयर हो जाना, मेंटली तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है शुभम। इसलिए ये जो है, यहां पर तैयार होना बहुत जरूरी। देखिए, ये जो है, अगर बीपीएससी में देखेंगे तो वो पार्ट 1 में लिखता है, लेकिन यूपीएससी में पेपर फर्स्ट में, देखिए ध्यान से सुनेंगे, यूपीएससी, पहले मैं यूपीएससी लिख देता हूं। देखिए, यूपीएससी पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 में दो चीजें हैं यूपीएससी में, एक फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और इसमें 5 टॉपिक जो मैंने अभी लिखवाया था फिजिकल ज्योग्राफी के, और ह्यूमन ज्योग्राफी के 5 टॉपिक। और बीपीएससी में भी ऐसे पार्ट ए में है, अभी बीपीएससी का अलग लिख देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टॉपिक तो लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा टॉपिक नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5, तो ये पेपर फर्स्ट पूरा हो गया यूपीएससी का, 250 नंबर हो गया है। ये 250 अंक का पार्ट हो गया यूपीएससी का पेपर फर्स्ट। ये 250 नंबर का पार्ट हो गया। तो ये यूपीएससी में एक पेपर हो गया। अब देखिए, ये जो पेपर सेकंड है, इसमें 10 टॉपिक है, अभी लिखेंगे 2 3 4, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, 5 6 7 8 9 10, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, अभी टॉपिक का नाम लिख देंगे, लेकिन ऐसे लिख लीजिए, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, और ये भी 250 अंक का है। ये यूपीएससी की बात हो रही है, 250 अंक का है, 250 अंक का है। और क्या है, अभी मैं लिखता हूं इसको। तो पेपर 2 लिख लीजिए जरा, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, ताकि बाद में जानते इस पे डिस्कशन ना हो, खाली पढ़ने पे काम हो और क्वालिटी वर्क हो। देखिए, पहला लिखा है फिजिकल सेटिंग, मेन हेडिंग तो मैं लिख ही देता हूं, मैं जानता हूं कि ये आपके पास होगा, लेकिन एक बार यहां पर लिख करके भी अभ्यास। भौतिक विन्यास, क्योंकि जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक आप बहुत अच्छे से देखेंगे नहीं। दूसरा है रिसोर्सेस, ये सब इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। संसाधन, तीसरा एग्रीकल्चर, कृषि, चौथा इंडस्ट्री। बड़ा इंजॉइंग है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी का पार्ट बहुत ज्यादा है, और चूंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैं इकोनॉमी पढ़ा चुका हूं, जिसको नहीं पढ़ाया हूं इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे। पांचवा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, और कुछ थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये मैं अभी यूपीएससी का लिख रहा हूं। छठा कल्चर सेटिंग, कल्चरल सेटिंग, सांस्कृतिक विन्यास, कल्चरल सेटिंग, थोड़ा शब्द बदल दिया है और क्या, सांस्कृतिक विन्यास। सातवां
सातवां सेटलमेंट बस्ती। बस्ती आठवां रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन। क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन। और नौवां पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, राजनैतिक परिपेक्ष। और 10वां यहां लिख देते हैं कंटेम्परेरी इश्यू। इसमें समझिए करंट अफेयर हो गया। कंटेम्परेरी इश्यू, समकालिक मुद्दे। समकालीन मुद्दे या समकालिक मुद्दे, जैसे तमाम प्रकार का इश्यू जो चल रहा है। ये पूरा जीएस टाइप का लगता है। इस हेडिंग पे मत घबराइएगा, हेडिंग के अंदर जब पढ़ाया जाएगा। ये यूपीएससी का सेकंड पेपर है। ये यूपीएससी का सेकंड पेपर है, 250 नंबर का है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं बीपीएससी का एक बार लिखवा देता हूं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ा देख लें, धैर्य रख करके। ये ना सोचें कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, थोड़ा सा और सुनिए, अभी शुरुआती दौर है। आधी घंटे तो दिया ही जा सकता है। लिख लें, फटाफट नोट करें आप। अभी विस्तार करके नहीं दीपक कुमार, अभी जब पढ़ाने लगेंगे तो हर पार्ट का लिखते जाएंगे। अभी लिखने का मतलब बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। विस्तार करके तो आपके पास सिलेबस है और मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। विस्तार करके मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर भी है। वो लिखने में पूरा टाइम जाएगा। अभी एक माइंडसेट बनाना है, बाकी तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और दूसरा, जब जिस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने पहला शुरू किया जियोमॉर, तो उसका सिलेबस मैं लिखते हुए चलूंगा। एक लाइन जो सिलेबस है वो लिख करके फिर पढ़ाने का काम, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए बीपीएससी जरा समझिए। देखिए बीपीएससी में इस तरीके का है। बीपीएससी में चूंकि 2 पेपर नहीं है, ऐसे है। पार्ट 1 जिसको कहा जाता है खंड 1, और पार्ट 2 जिसको कहेंगे खंड 2। और फिर इसके अंदर ऐसे आ जाइए। अब इसके अंदर आप देखेंगे भाग 1 मतलब का और खा। अब ये देखिए है फिजिकल ज्योग्राफी जो मैं लिखवा चुका हूं। नाइन्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट।
नाइन्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनैतिक परिपेक्ष, पॉलिटिकल, और कंटेम्परेरी इश्यू है। 10वां पार्ट है कंटेम्परेरी इश्यू, शोएबी खान। देखिए 9वां पार्ट सुन लीजिए, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल लिख ले जाएंगे ना, राजनैतिक, एस्पेक्ट माने परिपेक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और ये कंटेम्परेरी इश्यू, समकालिक मुद्दा, समकालीन मुद्दा। अब देखिए यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी में ये 1 2 3 4 5 मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये मैं लिखवा चुका हूं, ये मैं लिखवा चुका हूं। ये मैं लिखवा चुका हूं, देखिए यहां पर जैसे देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में ये खाली 2 शब्द अलग था, बाकी वही था। और ये जो है बीपीएससी का, देखिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट, तो ये तो हम लोग अलग कर चुके हैं। तो ये बीपीएससी का 2 पार्ट तो आपने ऑलरेडी लिख लिया। अब इसमें कुल 10 पार्ट है, 1 2 अभी अलग करके लिखते, 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी लिखते हैं। हाँ, इसीलिए बोर्ड वर्क मैं करूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि बोर्ड वर्क करने से क्या होता है, फिर वो माइंड मेकअप हो जाता है। जो नहीं लिखना चाहता है उसको भी लिखना पड़ता है। अब देखिए बीपीएससी पार्ट 2 ज्योग्राफी, पार्ट 2 ज्योग्राफी। अब देखिए इसमें पहला है फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट्स, जिसको आप कहते हैं भौतिक पहलू, भौतिक पहलू। दूसरा ह्यूमन एस्पेक्ट, मानवीय पहलू। तीसरा रिसोर्सेस, संसाधन। चौथा कृषि। पांचवा इंडस्ट्री। उद्योग। और छठा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन और व्यापार। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन एवं व्यापार। फिर सातवां आप देखिए सेटलमेंट, बस्ती। आठवां आप देखिए रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये यूपीएससी जैसा ही है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन, क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन। क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन। और फिर है पॉलिटिकल एस्पेक्ट,
राजनैतिक परिपेक्ष, राजनैतिक परिपेक्ष। और 10वां देखिए मैं यहीं लिख देता हूं, 10वां ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल। नोट कर लीजिए, ये बीपीएससी में जो पार्ट सेकंड है, क्योंकि बीपीएससी में पेपर तो एक ही है। बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड नहीं, बिहार से रिलेटेड तो खाली 10वां पार्ट है। बिहार से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, बिहार से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। केवल यही 10वां पार्ट बिहार से रिलेटेड है, इसका 2 क्वेश्चन आता है। सबने नोट किया? नोट कर लीजिए फटाफट। सबने लिख लिया? तो देखिए, ये जो है सिलेबस, आपने देखा कि यूपीएससी का सिलेबस और बीपीएससी का सिलेबस किस तरीके से है। लगभग 90% सिलेबस बीपीएससी और यूपीएससी का समान है। देखिए, 90% यूपीएससी पढ़ने पर, मतलब यूपीएससी पढ़ने पर, यूपीएससी अगर आपने पढ़ लिया तो 90% बीपीएससी का सिलेबस आ गया और बाकी यूपीएससी से आपको ज्यादा चीजें मालूम हो गई और 90% ये मिल गया। अब बिहार की ज्योग्राफी और कुछ 2-3 टॉपिक जानते हैं, छोटा छोटा है जो थोड़ा सा अलग है, तो फिर 100% हो जाएगा। मतलब बीपीएससी पढ़ाने के लिए हमें कम पढ़ाना होता है, यूपीएससी पढ़ाने के लिए हमें दुगना 2.5 गुना पढ़ाना होता। बस यही मोटे तौर पर अंतर है और सिलेबस देख करके आपको पता चल जाएगा। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा दोनों का अलग अलग, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा और आपके पास स्वयं भी होगा। अब पढ़ने की शुरुआत करनी है। अब देखिए, जिस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा उसमें दोनों चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, जो पहला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी से ही शुरुआत कर रहे हैं। मतलब सिलेबस में जो पहला पॉइंट है यूपीएससी का और बीपीएससी का, वहीं से शुरुआत है। ये देखिए, यूपीएससी में लिखा हुआ और ऐसे बीपीएससी में लिखा हुआ, बीपीएससी में ऐसे लिखा हुआ। बीपीएससी का छोटा सा है ये सिलेबस। अच्छा, दूसरा, ये मुझे लगता है कि हो सकता है 2 ही 4 महीने में आपका ये समस्या खत्म हो जाए। बीपीएससी का अलग सिलेबस ही हो सकता ना रहे, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि बीपीएससी का सिलेबस खत्म होके यूपीएससी का सिलेबस हूबहू आ जाएगा। केवल बिहार की ज्योग्राफी वाला पार्ट हो सकता है अलग करके ऐड करें, और हो सकता है वो भी ना अलग करें, ऐसा हो सकता है। तो उससे तारतम्यता, हाँ, थोड़ा सा सिलेबस को हल्का कर देंगे लेकिन इसी के एकदम सेम पैटर्न पे, तो उससे और आसानी हो जाएगी।
तो आप देखिए, अगर आप बिहार वाले में देख रहे हैं तो देखिए, बिहार में जियोमॉर्फोलॉजी में पहला पार्ट लिखा है वर्जिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। हिंदी माध्यम में देखेंगे तो ये बिहार में क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि पृथ्वी की परपटी, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, इसको लिखना चाहिए था परपटी, पृथ्वी की परपटी की उत्पत्ति और विकास, मतलब पृथ्वी की भू परपटी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। ये अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में यहां पे देखिए लिखता है वर्जिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये बीपीएससी वाला जो पार्ट है यहां पे, लेकिन यहां से शुरुआत कर रहे हैं ताकि और अच्छे ढंग से आप चीजों को समझ जाएं। हाँ, दोनों का भेज देंगे, दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से दोनों का पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसकी चिंता ना करिए। और आजकल तो जानते हैं नेट पे सब बाढ़ आई हुई है, लेकिन मैं आपको भेजता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो अब देखिए, मैं जियोमॉर्फोलॉजी से जो पहला पार्ट है यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। तो नए पेज पर आप हेडिंग डालिए जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी माध्यम में कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। बड़ा खूबसूरत जानते हैं ये पार्ट है, यद्यपि स्टूडेंट सबसे अधिक इसी पार्ट से डरते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, भू आकृति विज्ञान ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जियो मॉर्फी और लॉजी। ये देखिए, एक शब्द है जियो और एक शब्द है मॉर्फी और एक शब्द है लॉजी। तो जियो मीन्स होता है अर्थ, और मॉर्फी अर्थ कहिए या लैंड कहिए, एक ही बात, पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी या भूमि एक बात माना जाता है, पृथ्वी पर ही भूमि है। और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। इसका अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें भू आकृति का अध्ययन किया जाता है या पृथ्वी के आकृति का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं लैंड फॉर्म की स्टडी, लैंड फॉर्म, भू आकृति। तो ऐसा विषय जिसमें भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। गणेश कुमार, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं कि सर यूपीएससी को ही कवर करा दीजिए, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, इसलिए तो मैंने बोला। अद्यप यूपीएससी कहने से मेरे ऊपर ही भार है, लेकिन चूंकि मैं यूपीएससी का ही मॉडल लेकर चल रहा हूं और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं केवल। तो अगर आप एक अच्छी स्टडी कर ले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। और वो दूसरे मैं कॉन्साइज करके डाइजेस्टेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा, भारी नहीं लगेगा आपको, बहुत आसान लगेगा। तो देखिए, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत भू आकृति या भू आकृतियों, लैंड फॉर्म, जिसके अंतर्गत भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ऐसा विषय जिसके अंतर्गत भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? भू आकृतियों के अध्ययन का विषय है। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की जहां स्टडी होती है,
जहां भू आकृति का ही अध्ययन है उसकी स्टडी है। बात समझ पा रहे हैं? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो जहां पर भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसी को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। तो कौन सा विज्ञान? जहां लैंड फॉर्म की स्टडी की जाती, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म में तमाम प्रकार के लैंड फॉर्म है, जैसे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जैसे महासागर है, ओशन है, ये सब लैंड फॉर्म है। जैसे पर्वत है, माउंटेन है, जैसे पठार है, जैसे मैदान है, प्लेन है, जैसे तट है, कोस्ट है, जैसे तट है, जैसे रिवर है, नदी है, झील है, झरना है। झील है, झरना है, स्प्रिंग है, वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ऐसे बहुत सारा है, उतना मैं यहां नहीं लिखूंगा, पढ़ाते हुए सारा आप लोग सारी चीज को जान जाएंगे। वाटरफॉल या रिज है, कटक है, कटक कटक है, ट्रेंच है, गर्त है, ये जितने भी लैंड फॉर्म है, ऐसा विषय जिसमें विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा विषय जिसमें विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसी को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ज्वालामुखी कोई भू आकृति नहीं है, ज्वालामुखी से बनने वाली तमाम आकृतियां बल्कि भू आकृति है। ज्वालामुखी तो एक घटना है, एक क्रिया है। भूकंप क्या है? कोई भू आकृति नहीं, भूकंप एक क्रिया है। ज्वालामुखी क्या? एक क्रिया है। ज्वालामुखी से भू आकृतियां बनती, भूकंप से भू आकृतियां बनती हैं, सुनामी से भू आकृतियां बनती हैं, भूस्खलन से भू आकृतियां बनती हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं। ज्वालामुखी कोई भू आकृति नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले ये देखिए, दो चीज आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन दूं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर समझाइए। भौतिक भूगोल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर समझाइए। अंतर समझाइए। एक तो क्वेश्चन देखिए ये बन सकता है, और दूसरा क्वेश्चन भैया ये बन सकता है। मतलब ये आपकी मूल समझ के लिए, ऐसा कोई प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लिख लीजिए। दूसरा, भू आकृति विज्ञान क्या है? चर्चा कीजिए। तो इसकी मूल समझ आपको आ गई। बाकी कंटेंट क्या डालना है अभी तो पढ़ने पे सारी चीज आपको पता चल जाएगा, कितना लिखना है। हाँ, रिवर एक भू आकृति है। रिवर इटसेल्फ ए लैंड फॉर्म। रिवर तो लैंड फॉर्म है ही, उसको आप नहीं कह सकते कि वो लैंड फॉर्म नहीं है।
रिवर तो लैंड फॉर्म है ही। अब देखिए, जब हम लोग लैंड फॉर्म की बात करते हैं, लैंड फॉर्म, भू आकृति की बात होती है, तो भू आकृतियों में भी दो प्रकार की भू आकृति है। एक जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई, प्रकृति द्वारा बनाई गई, जैसे महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर, पर्वत एवं पठार, या मैदान, झील, झरना, नदी, तट, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। लेकिन मानव के द्वारा भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। उसमें आप जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देखिए आपकी क्लास में जो है 110 से ज्यादा लोगों का एडमिशन है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सबने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ही नहीं दिया है। तो जो लोग जिन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नहीं दिया है, व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है, उनसे निवेदन है व्हाट्सएप नंबर अपना दे दें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप अपना नंबर देंगे तो उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई। और दूसरा जो है मानव के द्वारा बनाई गई, मानव के द्वारा बनाई गई भू आकृति क्या है? अब मनुष्य ने क्या बनाया? मनुष्य ने, जानते हैं, नहर, बांध बनाया, बांध बनाया, नहर बनाया, है कि नहीं? और जो है बंदरगाह बनाया, हवाई अड्डा बनाया, सुरंग बनाया, पुल बनाया, भवन बनाया, कृषि किया तो कृषि प्लेन कर दिया जमीन को, उद्योग लगाया। तो ऐसे बहुत सारा भू आकृतियां मानव के द्वारा भी बनाई गई भू आकृतियां। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी में इसकी स्टडी नहीं की जाती, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। देखिए, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। यह है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यह जियोमॉर्फोलॉजी का भाग है। जी बिल्कुल होगा। एक बार यूपीएससी ने इसी पे सवाल पूछा है, लेकिन वो सवाल की चर्चा मैं आगे करूंगा, कि मानव के द्वारा बनाई गई भू आकृतियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। तो वो लैंड फॉर्म की स्टडी तो है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। वो जो रीजनल प्लानिंग वगैरह में आएगा, नहर, नदी और सब प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। नहीं, कमेंट ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, जानते, मैं सबको, ऐसा नहीं कि आप अपसेंट हैं। कमेंट ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, खाली यस नो में ही जवाब देने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान सुन ले, जिन लोगों का व्हाट्सएप नंबर नहीं जुड़ा है, वो क्या करेंगे, जो स्पेस आईएएस एकेडमी का ऑफिस वाला नंबर है, उस ऑफिस वाले नंबर पर अपना नाम लिख करके कि मेरा नाम ये है, मतलब नाम लिख देंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच लिख देंगे,
और लिख देंगे कि मेरा ये नंबर है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, और इसको ऐड कर दिया जाए। इतना लिख के जब आप भेजेंगे तब यहाँ ऑफिस वाला कोई व्यक्ति आपका ऐड करेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो आपको उसके माध्यम से बताना पड़ेगा। अर्थात आप एक व्हाट्सएप करिए अपना नाम लिख करके, अपने जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच का नाम लिख करके, और ये लिख करके कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको ऐड किया जाए। तो फिर यहाँ पर उसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने से आप उस पार्ट से जुड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने नंबर नहीं दिया, उनसे भी निवेदन है कि अपना नंबर दे दें, नहीं तो फिर उनका आंसर देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का ही सहारा लेना पड़ेगा। कई लोग जो है व्हाट्सएप नंबर नहीं यूज करते, तो फिर टेलीग्राम पर अपना जो है आंसर जो है भेज सकते हैं। तो देखिए ये जो है लैंड फॉर्म है। अब एक चीज है, अब भू आकृतियां ना केवल, एक क्वेश्चन आया था कि भू आकृतियां ना केवल प्रकृति के द्वारा बनाई गई, मानव के द्वारा भी बनाई गई हैं। चर्चा कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भू आकृतियां ना केवल प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, बल्कि मानव के द्वारा भी बनाई गई हैं। अब चर्चा कीजिए। आ गया तो थोड़ा और जब पढ़ लेंगे आप तो सारा चीज आसानी से 300 शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, तो आसानी से आप लिख ले जाएंगे। तो अब आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। इससे आगे कल बढ़ेंगे। अर्थात कल हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी से प्रॉपर तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी में जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझते हुए। अभी आधी घंटे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जीएस प्रीलिम्स का जो हम लोगों का एक क्रांतिकारी बैच शुरू हुआ है, जीएस प्रीलिम्स वाले बैच में आपसे 8 बजे मुलाकात होगी, और उसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री से आज जो है उस बैच की शुरुआत होगी, और उसमें विधिवत एक एक सेगमेंट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी आधी घंटे बाद दोबारा आप लोगों में से अधिकतर लोग उस बैच में हैं, तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार।